अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी विलिंग वेज के फोरम से। उम्मीद करते हैं कि आपका पिछला महीना बहुत अच्छा गुजरा होगा। पिछले महीने में काफ़ी इवेंट्स हुए। अगस्त का महीना था और पहले आई ईद उल अज़हा और उससे पहले हज और फिर उसके बाद 14 अगस्त एक्सक्यूज़ मी, और काफ़ी ढेर सारी छुट्टियां भी। और फिर उसके बाद महीना जो है कुछ इस तरह से चल रहा था कि बारिशें हो रही थी, कहीं पे फ्लड्स थे, कराची में ख़ास तौर पे, और फिर कश्मीर की टेंशन शुरू हो गई। सो काफ़ी इवेंटफुल अगस्त का महीना गुज़रा और अब जो है आगाज़ हो रहा है सितंबर का, बल्कि हो चुका है आगाज़। और ये जो महीना है इसमें अभी तक बारिशों का सिलसिला चल रहा है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो अभी भी इतना है कि बहुत ज़्यादा मौसम जो है खुशगवार नहीं कह सकते हैं। कम से कम लाहौर में और जनूबी पंजाब में तो ऐसा ही चल रहा है। तो सितंबर का महीना जो है, जब उसकी हम बात करते हैं तो वो एक फ़िल्म थी बड़ी मशहूर, कम सितंबर। उसमें रॉक हडसन था और सोफिया लोरेन थी। सो बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार मूवी थी, उसका एक गाना भी बड़ा मशहूर था। तो सितंबर का महीना जो है उसके मुतालिक मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 1965 में सितंबर में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई तो 6 सितंबर जब पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश शुरू हुआ 1965 में, तो वो कह रहे थे कि इतनी सर्दी थी, सितंबर में इतनी सर्दी हुआ करती थी कि हम अक्सर ये गुमान करते थे, सोचते थे कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो ट्रेंचेस में और मोर्चों में कैसे खुली फ़िज़ा और खुली आबो हवा में किस तरह से मैनेज करते होंगे। तो मौसम कितना बदल गया है कि अब सितंबर में सर्दी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कहने लगे कि ये अभी भादों का महीना चल रहा है। भादों उसको कहते हैं कि सावन और भादों। भादों में बारिशें होती रहती हैं। सो भादों का महीना तकरीबन वस्त में सितंबर के ख़त्म होगा तो फिर मौसम में तब्दीली आएगी। इधर सितंबर का आगाज़ इस तरह भी मुनफरिद हुआ कि यकुम सितंबर ही को यकुम मुहर्रमुल हराम भी हो गई। सो ये जो नया साल है, हिजरी साल, ये भी यकुम सितंबर को शुरू हुआ। सो उम्मीद करते हैं कि ये हिजरी साल मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे और इंसानियत के लिए अमूमी तौर पे बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। आज के प्रोग्राम में जहाँ पे हम और बातें करेंगे, आपसे भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जौक दर जौक पूरे ज़ौक शौक से अगर कोई सवाल, अगर कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। आज के प्रोग्राम में हम जो बात ज़ेरे बहस लाना चाहेंगे वो ये है कि हमारी कामयाबी, खुशियाँ और खुशगवार ताल्लुकात का इन्हिसार किन बातों पे हो सकता है। एक दफ़ा फिर से दोहराई देता हूँ बात अपनी कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबियाँ, खुशियाँ और खुशगवार ताल्लुकात का इन्हिसार किन बातों पे हो सकता है। हमारे अपने रवैयों पे हो सकता है या इसमें कुछ बैरूनी अवामिल अमल दखल रखते हैं। इस पे हम आज बात कर लेंगे और इस पे अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे लाइव प्रोग्राम में कमेंट्स की सूरत में कहिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको फ्लैश करें और वी विल आंसर यू एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। फ़ौरन आपको जवाब देंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख, आपको खुशामदीद कहते हैं मिस, और साथ में असद असगर हैं। और असद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। मिस, अभी जो मैं बात कर रहा था
जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि हमारी खुशियों का और कामयाबियों का दारोमदार, और साथ में मैंने तीसरी चीज़ ऐड कर दी कि खुशगवार ताल्लुकात का इन्हिसार, दारोमदार लोगों के ऊपर होता है, आपकी अपनी सोच, हालात के ऊपर होता है, किन बुनियादों पे होता है? आपकी सोचों पे होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, और क्या असर लेते हैं, और फीलिंग्स क्या हैं आपकी बेसिकली, आपके अकायद क्या हैं चीज़ों के बारे में, आपके ख़यालात क्या हैं, आपके नज़रियात क्या हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट, लोग, हालात आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं, मगर नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है मतलब कि आप उससे सैड भी होते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि इथोपिया के, अगर हम एग्जांपल लें, ऐसे कोई एक है ना जगह जहाँ पे लोग बहुत वहाँ पे गुर्बत के हालात हैं, मामलात हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होगी ऑब्वियसली वहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, सहूलतें नहीं होंगी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ सोशल जाने का इत्तेफाक हुआ, जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि देखने को मिलता रहता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मैंने हमेशा उनको स्माइल करते हुए देखा है, छोटे छोटे बच्चों को, इवन दैट उनके पास क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैंने कुछ इमेजेस ऐसी भी देखी हैं कि जिसमें वो उन्होंने बॉटल्स को तोड़ ताड़ के जूते बनाए होते हैं, और फिर वर्चुअल सा ही कोई मोबाइल बनाकर ऐसे ही सेल्फी ले रहे होते हैं, और इतने खुश होते हैं, स्माइल होती है, द रियल स्माइल उनके फेसेस पे होती हैं, रियल स्माइल्स। तो वो कहाँ से आती हैं? वहाँ पे एक दफ़ा गालिब गए। अच्छा, गालिब का पता है ना आपको? मिर्ज़ा गालिब, शायद मिर्ज़ा ही थे, क्या वो गालिब जो गालिब आना होता है? मगर मतलब एक दफ़ा मिर्ज़ा गालिब ही होंगे। अच्छा, वो जाने का उनका इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने जब इन सब बच्चों को देखा, जो आप बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि एक मेक बिलीफ की दुनिया होती है, exactly. एक तसव्वुराती दुनिया होती है जो हकीकत नहीं होती, मगर होता ये है कि जो बच्चे होते हैं वो तख़य्युलात की दुनिया में, कहानियों की दुनिया में आम सी चीज़ों को पर लगा लेते हैं, और उनके ख्वाबों में, उनकी कहानियों में वो चीज़ें रियल समझते हैं। उनको कोई सिखाता तो नहीं है कैसे? नहीं सिखाता, खुद से, उनके सोचों से वो खुद मतलब अपनी फीलिंग्स जैसे एक खुद होता है ना, हाँ। उसी तरह वो बच्चे खुद होते हैं, खुद से वो ऐसी तसव्वुराती दुनिया बना लेते हैं, और ये बड़े जूझू हम होते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, और इसका ताल्लुक जो है मर्द और औरत से कोई मुस्तस्ना नहीं है, मतलब दोनों में हो सकता है बच्चा। तो वो ऐसा समझते हैं कि जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें ये जो मेक बिलीफ की और सोच की दुनिया है वो मान कहीं पड़ जाती है। जो गाना याद आ गया ना कि दिल तो बच्चा है, उससे मुझे ये बात कनेक्ट मैंने की। तो वक्त के साथ साथ जो है ये जब खो जाते हैं, हमारे ख्वाब खो जाते हैं, कहानियाँ खो जाती हैं, हम बड़े रियलिस्टिक हो जाते हैं। कहने को तो ये बहुत अच्छी बात है कि बंदे को रियलिस्टिक होना चाहिए, मगर कहीं वो जो आप बात कर रही हैं कि वो इथोपिया के बच्चे वो पहन के जूते उसके बना के, और वो बोतल जो है पानी भर के उसमें छत में लगा लेते हैं, तो उसमें जो रोशनी आती है उसी से वो कुमकुमे जल उठते हैं उनके। तो मिर्ज़ा गालिब जब वहाँ पहुँचे तो वो कहने लगे कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। वाह वाह वाह। यानी इतनी मुश्किलें जब पड़ती हैं इंसान के ऊपर, तो या तो इंसान की सिट्टी गुम हो जाती है, या वो अपने आप को जज्बाती तौर पे इतना मजबूत कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ख़वातीन हैं, वो रो भी सकती हैं, मगर जज्बाती तौर पे कई ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। देखिए, रोने धोने को ना समझिए आप, क्योंकि रोना जो है वो तो ऐसे है जैसे एक सिलेंडर हो भरा हुआ गैस का, तो आपने देखा है कि उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ लगाई होती है जहाँ से प्रेशर रिलीज़ कर लेते हैं। तो ख़वातीन भी और मगरमच्छ भी वो कई दफ़ा जब बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं
तो उनके आंसू निकल आते हैं। जब टू मच प्रेशर हो जाता है तो वो आंसू जो टिप 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 गिरते हैं, मैंने इसलिए जिक्र किया कि मगरमच्छ की भी जिंदगी आसान मत समझिए आप, वेरी डिफिकल्ट लाइफ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मगर जब आप दरिया में रहते हैं तो मगरमच्छों से बैर नहीं ले सकते, क्योंकि वो उनके बड़े बड़े जॉज होते हैं और वो जब ऐसे बंद करते हैं तो किसी भी चीज़ को खा सकते हैं। ख़वातीन का मामला अलग है, उनके बड़े बड़े जॉज नहीं होते, मगर ज़ुबान अल्लाह ने दी हुई है तो उनको वो उसकी ज़रूरत नहीं होती ना, मगरमच्छ वाली मैं बात कर रहा हूँ। मर्दों की भी होती है ज़ुबान, मगर ख़वातीन की ज़ुबान जो है उसमें बहुत तासीर है, पुरअसर ज़ुबान है। तो मिर्ज़ा गालिब जब वहाँ गए इथोपिया में तो वहाँ पे ख़वातीन भी थी। जाहिर है जहाँ पे इंसानियत है वहाँ पे मर्द ज़न दोनों होंगे। तो गालिब कहने लगे कि इथोपिया की ख़वातीन में एक बात उन्होंने बड़ी ख़ास नोट की कि उनकी गर्दनें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, सुराहीदार लंबी लंबी गर्दनें। अच्छा, वहाँ का सीन ये है कि जैसे जैसे ख़वातीन की उम्र बढ़ती है तो उनकी गर्दन में वो एक रिंग लगा देते हैं और उनकी गर्दन की रिंग्स जो है ना बढ़ते रहते हैं। इधर चूड़ा भी पहनते हैं वो, कई उन्होंने इतना पहना होता है, बस बमुश्किल जो है ना कोहनियाँ सीधी होती हैं। वहाँ के लोगों में एक और बड़ी बात है, क्योंकि वो कोहनियाँ कई दफ़ा बेंड करना मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग हेल्प ईच अदर के असूल पे बहुत चलते हैं। यानी कि अगर खाने की मेज़ पड़ी हुई है तो उसमें उन्होंने देखा कि उनकी कोहनियाँ सीधी नहीं हो रही, यानी ऐसे बेंड नहीं हो रही ना, तो फिर भी वो बड़े मज़े में खा रहे हैं। अब आप बताइए असद साहब कि जब उनकी कोहनियाँ बेंड ही नहीं होती तो वो किस तरह खाते होंगे? गर्दन में आगे कर, गर्दन से नहीं, वो आप जराफ थोड़ी है, जराफे थोड़ी है, तो कह रहे हैं बड़ी लंबी। नहीं, वो एक अलग बात है, वो भी बात है जो गालिब ने बताई। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आपने भी हांगकांग के नलकों का पानी पिया और घाट घाट दुनिया में आप भी फिरे हैं, जैसे मैं इथोपिया का जिक्र कर रही हैं, तो ये बताइए, एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि वो किस तरह से खाना खाते होंगे, जबकि उनके यहाँ पे चूड़ा, बाह मरोड़ी चूड़े वाली आपने गाना सुना होगा ना, तो वो किस तरह से खाना खाते होंगे? वो चूड़ा उतार लेते होंगे। चूड़ा उतार के, अच्छा, वो इतना टाइट होता है कि वो उतार नहीं सकते। अच्छा, तो कोऑपरेशन जो है ना, कोऑपरेशन, मदद, बाहमी मदद, एक दूसरे को खिलाते। हाँ, उनके पास लंबे लंबे चम्मच होते हैं, तो ऐसे करके ना दूसरे के मुंह में यूं डाल देते हैं, वो दूसरा जो है वो उनके मुंह में डाल देते हैं, जन्नत बन जाती है जिंदगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो गर्दन में जो पहनती हैं ख़वातीन, गर्दन में सरिया नहीं, सरिया वरिया कुछ नहीं होता, सरिया। वो राउंड एक, अच्छा। जैसे ना मैं समझ गया। हाथियों को तो नहीं मारते वो, आइवरी, मगर कुछ चीज़ होती है उनका, शायद वहाँ पे मुख्तलिफ जो कबाइल हैं उनके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो वो गर्दन उनकी इतनी 6-6 इंच, 8-8 इंच, 10-10 इंच लंबी हो जाती है, मगर वो रिंग्स सारी उम्र उतारती नहीं है। वो रिंग्स उतारें तो गर्दन गिर जाती है, गिर सकती है। फिर वहाँ पे अफ्रीका की कुछ ख़वातीन हैं, उनकी ब्यूटी का ये मेयार है कि ये होंठों में वो यहाँ पे एक रिंग सा लगा लेती हैं, कमाल करती है। मिस, ये मुख्तलिफ कबाइल के आपने इथोपिया का जिक्र किया तो मैं अफ्रीका की बात लेके बैठ गया, गलती हो गई। चलिए, आप ज़ूलू ट्राइब का नाम सुना आपने? मसाई ट्राइब? नहीं। ये सब वहाँ के बड़े मशहूर ट्राइब्स हैं। आप क्या कहना चाह रही थी? मैंने जो कहना था मैं कह दिया, बस इतनी सी बात थी। बात सारी है ही थोड़ी सी, बातें तो हम बढ़ाते हैं, असल बात तो है ही थोड़ी सी, असल बात तो थोड़ी सी एक नुक्ते विच कहते हैं ना, गल मुकदी है। हाँ, कैसे कैसे? मतलब कि अब कहने का मतलब ये कि हम फैलाते हैं रायता, हम इंसान, हम लोग, बात असल में थोड़ी सी होती है अपने, जैसे भी आपने बात क्या कहता मैंने तो सुना था कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। वो
बात अगर- चल निकली है तो बहुत दूर तक। मुझे इसका मतलब नहीं पता वैसे, लेकिन जो मैं बात करी थी वो ये थी, आपने कहा था कि खुशगवार ताल्लुकात हमारी खुशी का इन्हिसार, और क्या, कामयाबी का, खुशी का, और ताल्लुकात बाहमी। तो इसका ताल्लुक सारा हमारे अपने इसका जो ये डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, नज़रियात क्या हैं, हमारे अकायद क्या हैं, हमारी लर्निंग कैसे हुई है, हमारे माहौल जैसे आपने कहा कि क्या खुशी उस पर डिपेंड करती, तो मे बी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते, आपको अच्छा माहौल नहीं मिला तो आपके पास ब्रेन है, दिमाग है आपके पास, आप स्टडी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं चीज़ें, स्किल सीख सकते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी मेरा ख्याल आसान हो जाती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए। बातें ही हैं ऐसे। है आपको नहीं लगता कि सिर्फ मैं तो किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे ऐसे आई फील दैट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी को वो माइक को नहीं छेड़ना, किसी को मेरी वजह से कोई प्रोड्यूसर खास साहब माइक को छेड़ रही है ये बात। किसी को मेरी वजह से कोई खास कभी तकलीफ हुई हो या कोई आम तो हुई है ना। नहीं, मुझे आई डोंट थिंक सो। देखिए इंसान जो है जब कोई भी किताब पढ़ता है ना, अगर उसको किताब को बहुत करीब कर लें तो हरूफ नज़र नहीं आते हैं। खुद से ये कहना कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हुई, ये ऑथेंटिक बात नहीं है। हाँ, कोई कहे कि ये तो अल्लाह मियाँ की गायें हैं, इनकी वजह से तो किसी को कभी कोई तकलीफ हुई नहीं। मुझे ये पसंद ही नहीं है सुनना को मुझे। अच्छा नहीं, मैं ऐसे उर्दू जुबान में बोला है, गालिब ने नहीं कहा होगा, किसी और नसर निगार ने कहा होगा, मे बी हम भी किसी लड़की को वही कहे कि इब्ने इंशा ने कहा हो। अच्छा देखिए मिस, ये अरूज इब्रार साहिबा आई हैं, कहती हैं चिल्ड्रन आर ऑलवेज हैप्पी एज दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स। तो इनका कहने का मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको परेशान करती हैं या आप उससे नाखुश होते हैं। मुझे तो लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आप लेते हैं फिर उनको पूरा भी करते हैं तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। ओके, इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ मैं व्यू। तो ये सोचती हूँ, अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो कहते हैं कि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल तो पर्सन। फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग दैट यू मस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ। वो कहते हैं कि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, whenever something goes wrong in my house I am held responsible। मैं बहुत ही जिम्मेदार आदमी हूँ, जब भी कोई चीज मेरे घर में खराब होती है तो मैं समझता तो हूँ जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। इसको दोनों तरह से लिया जा सकता है, उसने किया हो या फिर उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसकी हो सकती है। ये देखिए ना, ये देख कितनी आपने प्यारी बात की है कि अगर इसमें बहुत नुक्ते की बात, वो जो नुक्ता आप कह रही थी ना, ये वही नुक्ता है कि अगर बच्चे जो हैं वो इसलिए खुश रहते हैं कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो उनको मौजें करने दो, ठीक है ना, जिम्मेदारी होगी ना वो कोई परेशान होंगे। यानी जिम्मेदारी जो है वो इंसानों को परेशानी की तरफ ले जाती है। मुझे इस वक्त स्कूल के लिए जागना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे जो है मैनर्स के साथ बात करनी है, मुझे जो है इस तरह से इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना जी। तो जब बच्चों को हम छोड़ देते हैं कि मौजे मारो, जैसे इथोपिया में इथोपिया के बच्चे जो हैं वो वैसे ही जो है नंगे ही ना हो तो खुले तो खाओ। आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इंसान को परेशान करती हैं? नहीं, मैं एक बात पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जिस तरह उरूज इब्रार साहिबा ने कहा है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो आपने गांव में बच्चे नहीं देखे, भैंस भी कोई कपड़े नहीं पहने हुए, बच्चा भी ऊपर बैठा हुआ गन्ना खा रहा है, उसने भी कुछ नहीं पहना हुआ, भैंस भी उसी गई भैंस पानी में और वो बच्चा भी उसी तरह। अच्छा, अब लोग जो है बड़े बड़े जाके मड बाथ लेते हैं, सॉरी, मड बाथ, जिस्म को गंधक के पानी से धोते हैं। फॉर व्हाट? फॉरेनर्स क्यों वाला? फॉरेनर्स लेते हैं क्यों मड वाला? बाथ, सैंड बाथ ले रहे होते हैं, पूरे सैंड में यहाँ तक घुसे हुए हैं। ओहो, हाँ, ताकि बॉडी क्लेंस हो गई और ये, हाँ ये। फिर वो लोग कहते हैं कि जिनको बहुत टेंशन होती है उनको नंगे पाँव चलना चाहिए। सुबह 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 लोग नंगे पाँव वो चलते तो हैं। समझ में आती है कोई बात। हालांकि अगर जो है वो एक खातून थी, वो नंगे पाँव चल रही थी इसी तरह,
तो उनके जो है दिल में कांटा सा चुभ गया नंगे पाँव सॉरी वो मेरा ख्याल है वो पाँव में उनका कांटा दिल पैरों में होगा। पाँव में किसी के पाँव में फर्श राह कर दिया। अच्छा, तो नंगे पाँव चलने का एक तो नुकसान ये भी हो सकता है कि आपके कांटा चुभ जाए, मगर नंगे पाँव ज़मीन अगर साफ सुथरी है, कोई वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं है, वहाँ पे आप नंगे पाँव चलें तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने देखा कई मौसम खुश्क जब आते हैं तो आपका किसी के साथ हाथ ऐसे मस हो जाए तो करंट सा लग जाता है। कभी हुआ आपके साथ? नेवर। आपने किसी लॉक खोलने के लिए या कहीं पे हाथ लगाया इसको दरवाजे को तो एकदम करंट सा लगता है, स्टैटिक उसको कहते हैं। आपके साथ हुआ कभी? पड़ा कभी करंट आपको? करंट मतलब अर्थ सा होता है, जैसे अर्थ सा हो जाता है। अगर नंगे पाँव हों तो वो अर्थ नहीं होता। इसलिए जब आप चलते हैं तो आपकी जो बॉडी के, आप समझ लीजिए कि अर्थ हो जाते हैं, सो दैट कैन हेल्प यू। मगर जो बुनियादी हम बात कर रहे थे वो क्या थी? खुशी, शादमानी के ताल्लुक। बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों की सवाल उन्होंने उरूज ने सवाल किया था। सो एक तरफ तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चों को देते ही नहीं है, तो फिर अगर आप ये कहें कि बच्चे मौजें करते रहें, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई दफ़ा सीखते ही नहीं है। अल्टीमेटली फिर उनकी आगे उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, हैप्पीनेस तो नहीं होगी ना। देखिए, अब आजकल मिस कराची में गंदगी बहुत फैली है। कराची में मैं कराची देखती हूँ, तुम हज़ारा देखना, घूमना फिरना मकसद हमारा, मुल्क सारा देखना, आओ चलें फिल्म जट द पुत्र देखने, मैं टिकट से देखती हूँ, तुम उधारा देखना। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कराची में आजकल बहुत गंदगी फैली हुई है। मक्खियाँ ही मक्खियाँ हुई हैं। मक्खियाँ बाद में आ जाती हैं, गंदगी पे आ जाती हैं। अब अगर कराची में सिटीजन्स जो हैं उनमें ये शऊर बेदार हो जाए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अपना रबिश, अपना गार्बेज, अपनी गंदगी, जैसे वो नहीं कहते कि वॉशरूम में आप जाएं तो लिखा होता है अपने किए कराए पे पानी फेर दें, तो अगर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हमने ये सब गंद नहीं डालना, हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। पेपर्स सॉर्टेड आउट, प्लास्टिक सॉर्टेड आउट, बॉटल्स सॉर्टेड आउट, ऑल थिंग्स सॉर्टेड आउट। एक मिनट यार, वो मिशेल ओबामा जो है उनका सवाल मैं बाद में लेता हूँ, मगर ये ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ। आई विल टेक दैट क्वेश्चन, यू रीफ्लैश इट प्लीज़। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो बच्चे पता क्या करते हैं? चिप्स खाए, पैकेट कहाँ गया, गाड़ी चल रही है, बड़ी शाइनी सी कार है, विंडो रोल डाउन हुई, आइसक्रीम खाई, रैपर बार। जब हम अपने वतन पाक में कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे, व्हाट अबाउट जापान, व्हाट अबाउट सिंगापुर, दुबई में, इवन दुबई, आप कूड़ा फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में, शहरी इत्मीनान में। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक सिविक सेंस जो है, जो हमारे राइट्स हैं, वो कितने दूर तक होते हैं हमारे राइट्स? मेरी नाक तक, जितनी जहाँ मेरी नाक खत्म होती है उससे आगे दूसरों के राइट्स शुरू हो जाते हैं। राइट्स और हकूक और फ़राइज़ ये एक्सचेंजेबल, इंटरकनेक्टेड है। तो बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती, जैसे मैंने वो भैंस की बात की, जैसे मैंने गांव की बात की, जैसे मैंने, बट देयर इज़ अ टाइम जहाँ पे बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ज़रूरी है। ये बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए बच्चे जो हैं वो कहने से ज़्यादा देख के लर्न करते हैं। सही है। तो अगर हम उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो वो बड़े होके इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे।
मगर टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर डाल दें, हद से ज्यादा, तो वो रेबेलियस टाइप उनका तो वो रिबेलियस हो जाएंगे, या वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, या एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे. सो देयर हैज टू बी अ फाइन बैलेंस. डिसिप्लिन डज नॉट मीन दैट आप उनको किसी काम से, हाँ खेलें, प्ले इन द सैंड, प्ले इन योर रूम, मगर हर चीज, पूरा घर जो है वो अगर उनके टॉयज बिखरे हुए हैं हर जगह पे, कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज होने चाहिए जहाँ पे वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, डेजिग्नेटेड टाइम होना चाहिए फॉर द प्ले, डेजिग्नेटेड टाइम होना चाहिए फॉर द वीडियो गेम्स एंड स्टोरी टाइम. अभी आपकी अम्मी आपको लोरी सुनाती थी? पता नहीं, मैं नानी सुनाती थी, अम्मी तो नानी सुनाती थी. अम्मी तक बात पहुंची तो उन्होंने लोरी सुनाना कम कर दी या छोड़ दी. मगर नानी अम्मा को पता था कि जो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं वो बड़े होके कहानी नवीस कहानियाँ बना भी लेते हैं. अब आपको कभी किसी को राग पाठ देना हो, कहानी सुनानी हो, यू मस्ट बी गुड एट इट. मुझे स्टोरी सुनाना नहीं आती बिल्कुल. आई एम वेरी बैड एट स्टोरी टेलिंग, सीरियसली. आप कहानी सुना रही होती हैं मगर कहानी सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप कहानी दे रही हैं. ये आप अपने बारे में बता रहे हैं. बात सवाल किया, एक सवाल करने का अंदाज है मेरा कि क्या आप ऐसा करती हैं? बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करती. आप नहीं करती. So मुझे खुद भी नहीं पता चलता मैं कहानी मगर हालांकि आपकी जिंदगी बजाते खुद एक कहानी है. हर किसी की जिंदगी एक कहानी That's है. right, correct. तो बच्चों के लिए मेरा ख्याल है, उरूज इब्रार में जवाब दे सका आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी पीस में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी भी चाहिए. क्योंकि अगर कल आपके बच्चे ने कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, कोई उसने कोई भी काम करना है, वर्कर बनना है, या उसने एक अच्छा फैमिली पर्सन बनना है, तो जिस शख्स में, लड़की में, लड़के में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, वो अपनी फैमिली में, अपनी वर्क प्लेस में, अपने स्कूल में फिर कामयाब नहीं होगा. सो स्टार्ट अर्ली and then only you can make responsible kids become responsible citizens. Responsible loves जो है उसका मतलब ये है कि can you give a response. कोई भी काम आपसे कहा गया है तो क्या आप responsible के स्पेलिंग तो और होते हैं, मगर क्या आप responsible हैं, यानी जब आपको कोई बात कही जाती है तो आप मेजर करके उसका बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, करेक्ट रिस्पॉन्स, सही उसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं, दैट बिकम्स रिस्पॉन्सेबल. सो दोज पीपल हु गिव करेक्ट रिस्पॉन्स and who take responsibility are responsible. Those people who are very jazbati, who have no impulse control, जो अपनी impulses को जो दिल में किया, जो मर्जी आई बस उसको execute कर दिया, they are reactive people. जो रिएक्टिव पीपल होते हैं, उस ये जो कहते हैं ADHD, इन बच्चों को क्या मसला होता है, अटेंशन उनकी किसी एक जगह पे टिकती नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन स्पैन होता है और वो एकदम कहीं कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मरकूज करना, फोकस करना चीज़ के ऊपर और इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन को रोकना. यानी अगर कोई मर्जी आ गई, कोई ख्याल आ गया आइसक्रीम खानी है, फौरन करके छोड़ना है. खुद बुद लग जाती है, जैसे हम खुद और खुद का जिक्र कर रहे थे, तो खुद बुद लग जाती है कि बस ये करके छोड़ना है. नहीं, उसको थोड़ी देर डिले करेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब होंगे. जो बिजनेसमैन होते हैं, CEOs होते हैं, ट्रेडिंग जो करते हैं, दे हैव टू लर्न टू गेज देयर इम्पल्सेस. सो इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन है कि फौरी कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, रिएक्शन जो है उसको थोड़ा डिले करना बहुत ज़रूरी है. ये तभी आएगा जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे. प्रोएक्टिव फिर एक और गेम शुरू हो गई. हाँ, प्रोएक्टिव तो ये है ना कि आप एक्शन से पहले प्रो हो जाएं. एक्शन से पहले प्रो होने. प्रो कौन होता है? प्रो के 2-3 मतलब है. ब्रो नहीं, ब्रो नहीं,
ब्रो, ये नो नो, वो पंजाबी में प्रो 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 वो नहीं मैं बात कर रहा। प्रो का मतलब होता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक एमेच्योर्स होते हैं, एक प्रोफेशनल्स होते हैं। एक प्रो होता है जो आपका तरफदार होता है, प्रो आपकी तरफ जो है वो भी प्रो होते हैं। और जो लोग एक्शन की तरफदार होते हैं, यानी एक्शंस, अच्छा एक होता है थोड़ी देर पहले किसी चीज को भांप लेना कि हालात किस ऐसे हो सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए, आज सितंबर की 2 तारीख है जी। ना, नवंबर की 2 तारीख को आपने यही कपड़े पहने होंगे। आई डोंट नो, ऑब्वियसली एक चलो दिसंबर की अगर 2। मैं प्लान करूं कि मैंने यही पहनना है तो ऑब्वियसली मैं यही पहनूंगी। नहीं मिस जी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आप क्या? टेस्ट कर सकती हैं, आप मर्जी की मालिक हैं, मगर दिसंबर की 2 तारीख को सर्दी होगा। ओह सॉरी आई जस्ट गॉट योर पॉइंट नाउ। हां ऑब्वियसली सर्दी होगी ना, मैं ये नहीं पहनूंगी। तो आप अगर नवंबर में या अक्टूबर में किसी जगह सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़े सॉर्ट आउट नहीं करेंगे? करूंगी। एक्चुअली गर्मियां इतनी लंबी हो गई हैं कि आपने नवंबर का नाम लिया फिर भी मैंने गो नहीं के सोचा। लंबी हो गई हैं। बहुत तो मगर आती तो हर साल है। सो प्रोएक्टिव अप्रोच इज Yes, yes. व्हेन यू फोरसी, आप पहले से देख लेते हैं कि ये तो एक पैटर्न है, ये तो होगा। अभी वो आया नहीं लम्हा, मगर आ तो जाएगा ना। दिस इज प्रोएक्टिव। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग और प्रोएक्टिवनेस? 3 चीजें हैं। देखिए, फोरकास्ट, कल का मौसम क्या होगा। अब एक हम एवं टेवा भी लगा सकते हैं, टेवा, मगर जब साइंटिफिक डाटा आपको मिल रहा हो, टेवा होता है ऐसी वाइल्ड गैस, अंदाजा, वाइल्ड गैस, okay. अंदाजा एवं लगा ली, मगर I can only guess that in end of October the temperatures in Lahore in the morning at 5 AM, सुबह 5 बजे अक्टूबर के एंड में कोई 18 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस सुबह 5 बजे टेम्परेचर होगा। ये जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, ये मैंने पुराने जो है ना एक डाटा जो मेरे जहन में है उससे लगाया, मगर वेदर फोरकास्ट से जो मेट ऑफिस होता है, मेट ऑफिस कौन सा? मेट मीन्स एक होता है मीट, मीट का मतलब मिलना, मेट का मतलब मिले थे, व्हेन वी मेट, जब वी मेट, फिल्म याद है ना? जी जी सर। तो मेट ऑफिस कौन सा हुआ? जहां पे आप मिलते हैं? नॉट रियली। मेट ऑफिस जो है मेट्रोलॉजिकल ऑफिस का जो मुखफ़फ़ है। ओके। तो मेट ऑफिस, मैं सोचना शुरू हो गई थी अच्छा ऐसा भी कोई ऑफिस होता है। मेट्रोलॉजिकल ऑफिस वो होता है जहाँ पे मौसम, महकमा मौसमियात, ओके। उनके पास डाटा होता है, वो उस डाटा की बुनियाद पे आपको बताते, फिर उनके पास ऊपर क्या होता है, वो सैटेलाइट। तो वहाँ से भी जो सारे करंट्स बन रहे हैं, जो पूरा हिसाब किताब, वो उस बुनियाद पे लाहौर की कल का मौसम, यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी, डिसाइड करते वो क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं। अल्लाह आपका भला करे। दूसरा क्या था आपका? प्लानिंग तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो गोल सेटिंग से रिलेटेड है। देखिए, जब हम एक महकमा है, महकमा बहबूदे आबादी है या नहीं, आप बताइए। फ्यूचर का महकमा बहबूदे आबादी है, एग्जैक्टली। वो उस महकमे के लोग कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करो, कहते हैं कि नहीं? आपको कहा कभी नहीं कहा? घर पे आके कभी कहा? आपने कभी फैमिली प्लानिंग नहीं की? बिल्कुल, आपस में की, आपस में ही करनी होती है। किसी के साथ जाके नहीं की। अच्छा, मैंने लगा नहीं, किसी के साथ जाके थोड़ी करनी होती है, मलयालम अपने थोड़ी। घर में ही करनी होती है फैमिली प्लानिंग। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपसे मुलाकात हुई है, जैसे नहीं, मैंने मुलाकात का तो जिक्र, ये आपके ज़हन में लफ्ज मुलाकात तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा, इस तरह का कुछ कहा। मैंने कहा महकमा बहबूदे आबादी वालों ने आपको फैमिली प्लानिंग का बताया, आपने फैमिली प्लानिंग वो तो की। ऑब्वियसली कमर्शियल करते हैं ना, टीवी पे बताते देखिए, हैं किसी तरह एक चीज से। है, एक जैसे आप पहले से प्लान करते हैं, मतलब प्लानिंग का ताल्लुक फ्यूचर से है। हाँ, कि गुड्डू है और गुड़िया है, ये बड़े होंगे,
इन्होंने एजुकेशन हासिल करनी है, इनके लिए आप प्लानिंग करेंगे, फिर प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी, मैट्रिक, एफए, And so बीए on. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। शादियाँ, एजुकेशन, करियर, ये क्या है? प्लान्स। प्लान्स। सो प्लानिंग तो आप करते ही हैं। अब देखिए, इफ यू फेल टू प्लान, You plan to fail. देयर यू गो। इफ यू फेल टू प्लान, यू Plan to fail. तो प्लानिंग इतनी जरूरी है। सो प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना, प्रिडिक्ट करना, जो शवाहिद हमें नजर आ रहे होते हैं, मामलात नजर आ रहे होते हैं, उनकी बुनियाद पे आप प्रिडिक्ट करते जैसे हैं। किसी के बारे में हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं उसके बिहेवियर्स की बुनियाद पे कि फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ कैसा बिहेव करने वाला है, ओवरऑल इसका क्या, लाइक जैसे अभी यहाँ पे कुछ स्वभाव क्या होगा। एडिक्ट्स होते हैं, जैसे हमें उनके बिहेवियर से जब वो आउटडोर होते हैं तो कुछ कुछ पता लग रहा होता है ना कि ये बंदा इतने डेज कंप्लीट अब एक आदमी है वो सकता है। सिगरेट पी रहा है, चेन स्मोकर है, प्रेडिक्शन क्या है कि जब वो 20 साल सिगरेट पी लेगा तो रात के वक्त उसके घर में कोई चोर आएगा? सॉरी, रात के वक्त उसके घर में कोई चोर आएगा? सिगरेट और चोर का क्या भाई वो सारी रात खांसता रहेगा, वो कहता है अभी उठ के बैठ जाएगा, नींद उसको आएगी नहीं। Okay. तो चोर ने वहां पे क्या करने आना? लॉजिक। तुम पूरा प्रिडिक्टेबल है ना बिहेवियर। मगर दूसरी तरफ ये है कि उसके घर में शायद जो चीजें हैं वो कम हो जाए, क्योंकि वो सब कुछ सेहत क्या के पता हाथों। वो क्या पता वो सिगरेट की वजह से ड्रग्स में चला जाए और ड्रग्स में जाने की वजह से वो अपने घर की सारी चीजें, प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट सब वो देखिए, gambling करना जब शुरू कोई कर बंदा देना। बहुत ज्यादा सिगरेट पिएगा तो उसको COPD यानी कि उसको बहुत सारी सांस की बीमारियां हो जाएंगी। बड़े बड़े लोग जो सिगरेट पीते थे, सिगार्स पीते थे, जब टीबी का इलाज नहीं था तो उनको टीबी हो गई। ओह, तो प्रिडिक्टेबल है, हम बता सकते हैं, Precautions ली जा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो ये आपके सवाल का जवाब आ गया। अपना वो क्या था सवाल दूसरा? एक और शुमाइल का मिशेल। मिशेल सुहेल है, ओबामा नहीं है। अच्छा। कहते हैं एप्रिसिएशन कितनी ज़रूरी होती है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के लिए। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल हो या इररिस्पॉन्सिबल हो, एप्रिसिएशन तो ज़रूरी होती है। अगेन बैलेंस जो है, आपने कभी मोटरसाइकिल चलाई? यस चलाई मोटरसाइकिल? जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस तो नहीं है लेकिन मैंने चलाई नहीं, है। लाइसेंस टू किल की बात कर रहा लाइसेंस तो खैर हूं। है? नहीं यू डोंट हैव द लाइसेंस नहीं, टू? अब लूंगी। अब नहीं है, पहले था। हैं? वक्त के साथ साथ लाइसेंस चला गया। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई अच्छा, exactly चलिए, क्या छोड़िए। कह रहे हैं। अच्छा छोड़िए। नहीं नहीं, लाइसेंस के बगैर तो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते ना। सर मैं वैसे घर के गली मोहल्ले में अच्छा, चलाई, घर जैसे की main घर के- में चलाती नहीं? घर में भी, और मैं जब छोटी थी आई वाज लाइक, तो मैं साइकिल वगैरह भी चला लेती थी, बाइक भी चला लेती थी, और हमेशा आगे आगे होती थी सबसे। Very और मेरा हमेशा मुकाबला लड़कों का होता था और मैं लड़कों से आगे होती थी। मोटरसाइकिल चलाने में व्हीली मारी आपने कभी? नहीं, वो कभी नहीं किया ऑल्दो, क्योंकि वहाँ पे जहाँ मैं रहती थी इट वाज वेरी लाइक एक देहाती इलाका था, तो वहाँ पे इतनी अच्छी रोड्स नहीं थी कि आप वहाँ पे, तो ये पुरानी बात है। ठीक हो गया। अच्छा मिस, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब भी हम किसी भी शख्स को, देखिए आपको गाने का शौक हुआ, आप गाना अच्छा गाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने आपको कहा होगा कि भाई कुड़िए तू चंगा गा लेनी है। ऐसा कभी किसी ने कहा? सब कहते हैं। सभी कहते थे। सो एप्रिसिएशन से आपको ज़्यादा एक शौक मिला उर्दू वाला, और आपके शौक को तकवीयत मिली। और मेरे शौक से लोगों को शौक मिलते हैं। नहीं, वो तो खैर एक अलग बात है ना, अंग्रेजी वाला नहीं। ओके। आप जब मौसीकी ये बजाते हैं तो किसी ने आपको कहा कि आप बहुत अच्छा खुश गुलू भी हैं और मौसीकी भी अच्छी, किसी ने कहा? हाँ जी, काफ़ी लोगों ने कहा। तो जिस तरफ हमें
एप्रिसिएशन मिलती है ना, उस तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, जिस तरफ एप्रिसिएशन इज लाइक ऑक्सीजन फॉर एवरीबडी। लाइक अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने किसी जेस्चर से या बात से या एक्सप्रेशन से, तो ऑब्वियसली इट मेक्स यू फील लाइक अलाइव। या आप सोचते हैं कि यार ठीक है, मुझे परसू करना चाहिए इसको। अगर डिस्करेज करेंगे, ऑब्वियसली कुछ लोग क्रिटिसिज्म को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो अपना पैशन ही छोड़ देते हैं, और फिर जो उनको आता होता है वो भी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट दैट। उस क्रिटिसिज्म में भी वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढते हैं। तो एवरीबॉडी इज नॉट। ये बहुत बड़ी बात है मिस, कि सेल्फ ड्रिवन होना, अपनी वर्थ को पहचानना, अपने अंदर झांकी लगाना कि हम दुनिया में जो आए हैं तो हमें कोई ऐसे बर्थडे गिफ्ट्स भी हैं। बर्थडे पे कभी गिफ्ट मिला आपको? हाँ, मिला। आपको मिला? कभी ऐसा हुआ हो कि एक बर्थडे पे गिफ्ट आया बड़ा अच्छा शाइनी सा, और आपने उसको अनरैप करके खोला ही ना हो और देखा ही ना हो कि इसके अंदर है क्या? तो वो तो फिर उसका मकसद ही फौत हो जाता है। हो गया ना, मतलब क्या फायदा हुआ? इसी तरह से हर शख्स के अंदर अल्लाह मियां अताए अजीज होती है, मगर वो अताए अजीज जो है, वो जाने मता जो है, मताए जान जो है, वो तब बात बनेगी जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए, जो आपका शुक्र आप बोले यार, मैं उस वक्त से इंतजार कर रहा था। टॉपिक जो आपने स्टार्ट किया था ना, ये एक्चुअली उसका जवाब है कि आपकी खुशियाँ या आपकी शादमानी जो है किसी का ताल्लुक़ से है या फिर क्या है, तो मेरे ख्याल से ये आपके अंदर है। आपकी शादमानी, आपकी खुशी आप ही के अंदर है। और ये आप ज़रा रिपीट कीजिएगा वो अपना जो टॉपिक। मैंने ये टॉपिक कहा था कि आप ये बताइए कि आपकी खुशी जी, आपकी कामयाबी जी, और खुशगवार ताल्लुकात का इन्हिसार आपके ऊपर है या किसी और पे है? किस चीज़ पे है? पहली बात हमारे ऊपर ही है। दूसरी बात हमारी चॉइस पे है, हम क्या चॉइस कर रहे हैं, किस तरह के फ्रेंड चॉइस कर रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी चॉइस कर रहे हैं, किस तरह का हम सफ़र चॉइस कर रहे हैं। मतलब हमारी चॉइस बहुत इसमें मैटर करती है कि हमारी अगर हमने गलत, मिसाल के तौर पे अगर हमने गलत दोस्त चुन लिए हैं तो वो हमें मुख्तलिफ ऐसे ज़िंदगी के अंधेरों में लेके जाएंगे, जैसे कि नशा है, फिर दूसरी और बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ जो दुनिया में है। तो वो हमारी चॉइस जो है वो गलत होने की वजह से हमारी खुशियाँ भी बर्बाद हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आई एग्री विद यू। आप एक स्कूल में म्यूज़िक सिखाते हैं। जी। अब हर बच्चा गिफ्टेड टैलेंटेड तो नहीं होता, हर किसी का एक जैसा मयार नहीं होता, कैलिबर नहीं होता, एक ख़ास चीज़ के लिए वो रग़बत नहीं होती, उसमें वो गिफ्ट्स नहीं होते। गुलहरी को आप बोलें कि अच्छी सी स्विमिंग करके दिखाओ, कर लेगी? लेकिन सर उसमें एक सेकंड, जी जी, बस इतना, फिर आपकी बारी। मछली को आप कहें दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, मुश्किल है ना? मुश्किल। मगर मछली को आप पानी में अगर लेके जाएंगे तो वो बहुत अपना अच्छा देगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। गुलहरी जो है दरख्त के ऊपर बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको कुछ चीज़ें खुदादाद होती हैं, मगर हम एज ए टीचर, एज एन एडल्ट, एज एन एल्डर, जब आपके पास कोई बच्चा आता है और आप उसमें एक स्पार्क देखते हैं और आप कह देते हैं पीछे हट जाओ। वो एक ऐड आता होता है जिसमें एक बच्चा जो है अब वो गंदी सी शर्ट पहन के आ जाता है, तो कोच उसको यूं परे कर देता है, और जब वो अच्छी सी साफ सुथरी उजली शर्ट पहन के आता है तो उसको वो कहता है हाँ आ जाओ। कई दफ़ा आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसमें ये टैलेंट नहीं है, मगर जब आप एक्सप्लोर करते हैं, उसको मौका देते हैं, तो आपको बहुत टैलेंट नज़र आता है। सो एप्रिसिएशन एंड चांस, जब चांस मिलना और फिर उसको एप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ़ करना, ये बाद में होता है कि वो शख्स में इतनी फिर जज्बा, हिम्मत आ जाती है कि अगर कोई उसको अप्रिशिएट ना भी करे तो उसके अपने भी तो हाथ हैं।
एग्जैक्टली तो वो बाद में, मगर शुरू में नहीं होता। शुरू में छोटे छोटे कदमों से कोई चलना सीखता है और अम्मी अबू कहते हैं आ जा 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 जा, यूं डोलता डोलता बढ़ावा जया जोड़ा है वो आ जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं। अगर गिर भी जाए तो आप ये नहीं कहते ले तू तो टूर ही नहीं सकता, वो मानी कहता है तो आप कहते हो ओए मेरा बच्चा बोलने लग गया। बट बाद में हम उनसे तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेते हैं और उनकी छोटी सी भी चीज़ पे बजाय अप्रिशिएट करने के, जब हम उनको क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार तू इतना बड़ा हो गया तन तेनू हाली तिकर तस्मे बनने नहीं आए, या तुमसे हम ये तवक्को कर रहे थे। दिस इज़ हाउ दे आर स्टाइफल्ड, यानी उनको आप एक तरह से मस्क कर देते हैं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि क्लास में सारे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ होते हैं और हर किसी की फ़र्क सलाहियत होती है। अब कई दफ़ा पेरेंट्स पे भी ज़िम्मेदारी होती है और टीचर्स पे भी ज़िम्मेदारी होती है, जो उन्हें देख रहे होते हैं या फिर जो उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि हमने पहचानना है, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं। अब मैं एक स्पेशल बच्चे को करवा रहा हूँ, म्यूज़िक करवा रहा हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनके पेरेंट्स का जिन्होंने ये पहचाना है कि ये बाकी शायद काम ठीक से नहीं कर सकता लेकिन ये म्यूज़िक बहुत अच्छा बजा लेता है, गिफ्टेड है। हाँ, ये उन्होंने उसको पहचान लिया, उसके गिफ्ट को पहचान लिया। तो ये कई दफ़ा हमारी ज़िम्मेदारी भी होती है और वो म्यूज़िक में बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म याद है तारे ज़मीं पर? जी जी बिल्कुल। उसमें वो बच्चा जो था उसको डिसलेक्सिया था। वो बच्चा जो है हरूफ जो लिखे होते थे उनको सही पढ़ नहीं पाता, उल्टे नजर आते थे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई भी काम सही नहीं कर पाता। इसी तरह जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका एक खास जहन का एक रुझान होता है। ऑटिज्म जिनको, हाँ, ऑटिज्म जिनको होता है, दे आर समटाइम्स वेरी गुड विद सर्टेन थिंग्स लाइक नंबर्स, मगर क्योंकि उनको पहचानते नहीं हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, तो वो अपना फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचते। इसी तरह डाउन सिंड्रोम के बच्चे, जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, हालांकि जिनके साथ तवज्जो के साथ काम किया जाता है, यानी वो जो भी है उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम सलाहियत है, उस तक तो उसको लेके जाया जाए। मिस आपने बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट। नहीं ठीक है, आप बात करें, मैं मुझे कोई और बात पता नहीं है, मुझे बात करनी चाहिए, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अगर सोच समझ के कोई गलत हुआ तो मैं उसके लिए पहले से माजरत। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सब जानते हैं, उनके वालिद साहब वो ज़बरदस्त गुलूकार भी और मौसीकार। क्या बात, बहुत ज़बरदस्त। और किसी ने उनसे पूछा, जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब छोटे थे, तो कहते मैंने ये सुनी हुई है बात, किसी ने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के ताल्लुक से क्या समझते हैं कि क्या बनेगा, ये क्या करेगा? वो कहता है यार मैं क्या बताऊँ, इसको अल्लाह ताला ने आवाज़ ही नहीं दी, इसकी वो आवाज़ है, इसका गला ही नहीं है, इसका गला ही नहीं है। मुझे उस शख्स ने ये बताया जो उनके साथ कीबोर्ड बजाते होते थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो अब देखें कि उनके वालिद साहब ने ये बात कह दी पूरे सबके सामने, तो ये उनको अभी तक याद थी, लेकिन ये है कि उन्होंने उस बात को अपना गोल बनाया और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्होंने अपना हाँ, मेरे सॉरी आप बात कर रहे हैं, नहीं पहले आप, इसी से रेलेवेंट बात, मेरे टीचर हैं अब्दुल साहब, वो भी बताते हैं कि अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब को उन्होंने पीटीवी के बाहर ऐसे इंतज़ार करते हुए देखा है लोगों के, मुझे कब अंदर बुलाएंगे। सब गा जाते हैं, सब गाई जा रहे हैं, सब प्रोग्राम्स में शिरकत के, लेकिन उनको नहीं बुलाया जा रहा, मतलब लिफ्ट ही कोई नहीं, लिफ्ट नहीं, वो कभी इधर वॉक करते हुए वेट कर रहे हैं, कभी इधर वॉक करते हुए वेट कर, कोई उनको बुला ही नहीं रहा। और फिर उनका नाम देखा उन्होंने, क्योंकि इसको ये देखिए इस तरह की बहुत से वाक़यात हैं। अमिताभ बच्चन साहब के मुतालिक ये कहते हैं कि ये वहाँ पे मुंबई में जूतियाँ चटखाते फिरते थे और कोई इनको घास नहीं डालता था।
और जब ये हीरो बनने गए तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी तो इतनी हाइट है, लंबे हो तुम, कुड़ी नहीं और करते रहना ये तुम कैसे करोगे, और तुम्हारी आवाज ही भोंडी है, तुम्हारी आवाज ही नहीं है वो हीरो वाली। आवाज ही पहचान बनी उनकी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपको पर्सनल वाकया बताता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जब एफएससी कर रहा था तो मैं बहुत ही खिलंडरा था। सॉरी, खिलंडरा था, खिलंडरा मतलब ऐसे खेलने कूदने ओके, वाला ओके, राइट। आदमी, मजाक हंसी ओके। और घूमना फिरना, सीरियस नहीं था मैं। ओके। तो मेरी एक अजीजा है बहुत करीबी, तो मेरे बड़े भाई साहब मेडिकल कॉलेज में थे और उनका जो बेटा था, वो मेरी अजीजा जो है बहुत करीबी, उनका बेटा भी मेडिकल कॉलेज में था। तो उन्होंने मेरे मुतालिक कहा, मेरा निकनेम लेके, कि ए ते मुंडा बस खेड़दा ही रहेगा, गल्लां ही करता रहेगा, ए मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता। तो अब ये क्रिटिसिज्म था, मगर मेरी वालिदा जो थी वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी हर बात पे। मेरे वालिद साहब बहुत क्रिटिकल थे, वो क्रिटिकल थे और बहुत एक्सपेक्टेशंस उनकी हाई थी, मगर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई भी चीज़ें जो पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए और जो चीज़ें, उसमें वो पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे वालिद। मगर उनकी एक्सपेक्टेशंस हम दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा थी, हमेशा सख्ती भी बहुत करते थे, डिसिप्लिन भी उनका बहुत हार्ड था। मगर वालिदा जो थी वो हमेशा कहती थी, अगर हमें गुस्सा भी आता था, कि बेटा ये तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं। खुद भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वालिद साहब, डिसिप्लिन भी बहुत थे। तो वो जो खातून थी, वो जो भी खातून थी, उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये बिल्कुल, ये कहाँ मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। तो इस पूरे पैरामीटर में जहाँ के वालिदा हेल्पफुल थी, वालिद डिसिप्लिनेरियन थे, अब कोई मुझे आके ये अगर बात कह रहा है तो आई मेड इट माई टारगेट। उससे पहले नहीं था, मैं ऐसे मजाक में था। मैं कहा अब तो 80 रुठड़ा यार मनाना है, पावे सिर दी बाजी लग जाए। तो वो हमने फिर उसके बाद, कई दफ़ा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होती है। मैंने वही कहा कि क्रिटिसिज्म एट टाइम्स, अगर आपको बाकी चीज़ें पूरी हैं, स्पार्क है, किसी ने आपको मस्ख नहीं कर दिया, स्नब नहीं कर दिया, तो देन स्प्रिंग की तरह है। हाँ, एग्जैक्टली। आप स्प्रिंग को दबाएं, जब तक दबा के रखेंगे वो दबा रहेगा। जैसे यू रिलीज इट, इट विल बी लाइक अ जैक इन द बॉक्स। मिस, आज इसी नोट तो नहीं है, मगर बहरहाल इसी नोट पे हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। और माइक चाहिए आपको भाई? Yes. माइक इनका नहीं है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि मिस के पास माइक आ जाए, और फिर उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से, वॉकियो टॉक से, डॉक्टर एजाज कुरैशी को और मिस नादिया शेख और असद असगर आपको एक अच्छे से गाना सुनाएंगे, जिसकी आप धुन सुन रहे हैं, और इस धुन को आप पहचानें कि कौन सा गाना आने वाला है। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये महीना जो है ये ख़ास महीना है, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। सो इस महीने में आप बहुत अच्छी, ये आपका माइक था। तो इस महीने में जो है ये ख़ास बात भी है कि आप जानते हैं कि 10 मुहर्रम और ये मुहर्रम के ये जो दिन गुज़र रहे हैं, ये एक अज़ीम तरीन कुर्बानी और एक शख्स की जो एक कमिटमेंट है ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, उसके लिए चाहे कितनी भी सैक्रिफाइस देनी पड़े, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, ये दिन उसकी याद में है। और हर साल जब एक नया साल शुरू होता है मुहर्रमुल हराम के महीने से, तो तमाम मुसलमान इस अज़ीम
शहादत इमाम हुसैन को याद करते हैं और इस चीज़ का इरादा करते हैं कि हक और सच के लिए हम चाहे जान की बाजी लग जाए, चाहे सरफरोशी हो, मगर हक और सच के सामने ये सर झुकेगा नहीं, बल्कि नेज़े की अनी पे और भी बुलंद हो जाएगा। तो ये इस सोच के साथ हम हर मुहर्रमुल हराम का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करेंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान इस वक्त तकलीफ़ में हैं और इंसानियत जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ में है, क्योंकि वो एक मुझे शायद जोश मलिह आबादी का मिसरा है कि जब इंसानियत जागेगी, समझेगी, तो हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। तो विद दिस वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस शो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात नेक्स्ट मंडे को भी होगी और दीगर भी प्रोग्राम्स होंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हो तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के